नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर राइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस खास प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च करने वाले हैं एचसीएस 2020 के लिए आगामी, आप ये बोल सकते हैं कि आगामी एचसीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप किस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, आप उन गलतियों को कैसे रोक सकते हैं, सिलेबस क्या है, इसका पूरा पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर आपको आखिर तक देनी है, जिससे आपको पूरी गाइडेंस, एचसीएस एग्जाम से रिलेटेड पूरी गाइडेंस मिल जाए। और जो कोरोना है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, या आपके पास टाइम है, घर पे पढ़ने के लिए टाइम है, या टाइम आप निकाल सकते हैं, उस टाइम को निकाल कर एग्ज़ाम की बेटर तैयारी कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। उस नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है कि आपको कम से कम 6-7 महीने चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर तैयारी कर पाएँ, क्योंकि आपका मुकाबला होना है वो सारे के सारे जो यूपीएससी के कैंडिडेट होते हैं, जो आईएएस का एग्जाम देते हैं, वो सारे एग्जाम देंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी है जो एचसीएस का एग्जाम पिछली बार कोई इंटरव्यू तक पहुंचा था, कोई मेंस तक पहुंचा था, वो भी सारे देंगे। तो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। कई बार बच्चे क्या छोटी मोटी चीज़ें पढ़कर उनको लगता है कि हाँ सिलेबस कवर हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो अल्टीमेटली 100 में से 60 नंबर तो सभी के आ जाते हैं। आगे एक एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको जितना मेहनत आपने 60 नंबर तक लाने के लिए की थी, आगे 60 से लेकर 65 तक पहुंचने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 65 से 70 तक पहुंचने के लिए उसके अलावा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक एक नंबर या एक एक मार्क्स है आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां भी एक्चुअल कंपटीशन होना है। क्योंकि जो कटअप होती है वो 1-2 नंबर की वजह से, आधा नंबर की वजह से आप आगे पीछे हो जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि 100 में मैंने 70 किए, कटअप 70 गई और मेरे थे 69। उसको शायद ये पता नहीं है 69 और 70 के बीच में कितने और कैंडिडेट होंगे, या आपने 69 किया है तो अगर नहीं हुआ तो वो 0 के बराबर ही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सिंसियर होकर प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि कम से कम आप समय बर्बाद न करो और बेटर ढंग से तैयारी करते हुए, आपका काम है तैयारी करना, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको और बहुत सारी जानकारी जाननी है, जैसे कि अगर आपको सिलेबस पूरा जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि हिस्ट्री से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, मेंस में जीएस में क्या आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। 10 से 12 वीडियो गाइडेंस के ऊपर बनाए हुए, जिससे आपको पूरी तरीके से जानकारी एचसीएस से रिलेटेड एग्जाम पे पूरी मिल जाए। तो ये आपको जरूर देखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ कहाँ पे मिलेगी आपको ये जानकारी? हमारी वेबसाइट पे जाना है। फ्रंटियर राइज की वेबसाइट का नाम है baljeetdhaka.com। देखिए यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा। इसकी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे एचसीएस 2020 लिखा होगा। जब आप यहाँ पे कुछ आपको चीजें नजर आएगी, उसके ऊपर क्लिक करते हुए बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वहां पे पहुंच पाए। कम से कम आपको जानकारी हो, आप एग्जाम की तैयारी करें न करें ये अलग मामला है, लेकिन आपको पूरी जानकारी होती है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जानकारी किस किस चीज की, देखिए ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है ना, इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैथ के क्वेश्चन कैसे होते हैं, डाटा इंटरप्रेशन क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें और आपको मिलेगी। तो ये वीडियो जरूर देखिए अगर आप सीरियसली एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सारी जानकारी है तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, आप खुद मन बना सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ठीक रहेगा। ये सारे जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होते हैं वो आप खुद लेने के सक्षम होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं उनके लिए ये बोलूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो भी आप उन स्टूडेंट से जरूर लीड ले सकते हैं जिन्होंने की तैयारी स्टार्ट नहीं की है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे ना कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से,
एचसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वैकेंसी तो एक लिमिटेड होती है, 50 वैकेंसी 100 वैकेंसी इतनी होती है, उन पे वो लोग फाइट करेंगे फिर। तो दोज हु स्टार्ट अर्ली दे ऑलवेज हैव एडवांटेजेस। क्या होगा उनको, उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब वो रिवीजन कर सकते हैं, वो अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे साइंस ज्यादा पढ़नी है या मैथ पढ़ना है ज्यादा, या उनको हिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है, तो ये सारी चीजें उनको पता चल जाती है। ज्यादा समय मिल जाता है सिलेबस कवर करने का, 6 से 8 महीने में सिलेबस कवर होता है। तो 6 से 8 महीने अगर आप 4-5 घंटे डेली लगाते हैं, या अगर 3 घंटे लगाते हैं, अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली सिलेबस कर पाएंगे। लेकिन सिलेबस करना काफी नहीं होता, रिवीजन करते हैं। देखो चीजें लगभग सारे एक ही जैसी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे निकल जाते हैं। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, 10th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 92% लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं। सिलेबस सेम, पंखा सेम, टीचर सेम, किताबें सेम, पेपर सेम, फर्क क्या है कि अलग अलग। कई बच्चे सोचते हैं कि किताबें वो भी मैं पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब उसके बराबर हो, ऐसा नहीं है। 10वीं क्लास का एग्जाम्पल लीजिए, +2 का लीजिए, कितना फर्क होता है। क्या फर्क होता है, किसी की कैचिंग पावर में भी फर्क होता है, रिवीजन में भी फर्क होता है, स्ट्रेटजी में भी फर्क होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, लगातार पढ़ना होता है, एमसीक्यू अटेंड करने होते हैं, आपको एमसीक्यू देने होते हैं। तो ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है प्रिपरेशन। सिर्फ कोई चीज पढ़कर कोई आप बोलेंगे कि मैं एक किताब पढ़ ली और मेरा काफी हो गया, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ली, पॉलिटी आ गई। हमारी 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, देखिए कि लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको। ज्योग्राफी की 20,000 क्वेश्चन में जो सीरीज चल रही है, टोटल जीएस की जो 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें ज्योग्राफी भी 3,000 क्वेश्चन होने हैं। तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आप इंटरप्रिटेशन तभी कर सकते हैं जब पूरे सिस्टम में घुसेंगे। ऊपर ऊपर से आपको कुछ आइडिया नहीं हो पाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब हम पूरा एचसीएस के एग्जाम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी तैयारी कौन कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि क्या एचसीएस का एग्जाम है, वो स्टूडेंट तैयारी कर सकता है जिसकी जो +2 के बाद +2 उसने क्लियर की है और फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल कर सकता है। एग्जाम कब देगा, जब उसकी उम्र 21 साल हो जाएगी। 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र होती है इसमें, ठीक है। जहां तक एज का सवाल है, कहने का मतलब है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस दौरान आप तैयारी कीजिए। लेकिन जिसकी उम्र मान लो 25 साल है, वो जरूर इसका एग्जाम दे सकता है। 42 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकता है। अगर मैंने कोई पीछे 40 बोला है तो रिवीजन कर लीजिए, 42 साल है। कुछ राज्यों में 40 साल होता है, लेकिन हरियाणा में ये 42 ईयर्स है मैक्सिमम एज, ठीक है। तब तक वो एग्जाम की तैयारी कर सकता है, दे सकता है जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा 3 साल ओबीसी, 2 साल फिर एससी कैटेगरी, ऐसे रिजर्वेशन होती है। चाहे वो एक्स सर्विस मैन हो, उनकी सबकी रिजर्वेशन होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम ग्रेजुएट हो कोई भी, मिनिमम या मैक्सिमम की बात नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। किस चीज में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो साइंस में ग्रेजुएट हो या बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, होटल मैनेजमेंट हो, बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, सारे के सारे ग्रेजुएशन इसमें कंसीडर किए जाते हैं। चाहे उसने कोर्सपोंडेंस किया हो, फुल टाइम किया हो, किसी तरीके से उसने क्वालिफिकेशन, उसने ग्रेजुएशन की है, चाहे उसके 80% हो, चाहे उसके 35% हो, वो पास होना जरूरी है। ये परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख के आसपास एस्पिरेंट है, वो एप्लीकेंट होते हैं। उसमें से जो सीरियस एप्लीकेंट होते हैं वो 8-10 हज़ार के आसपास ही होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर सीरियस एस्पिरेंट बनना है तो क्वालिफिकेशन तो मिनिमम है, लेकिन आगे तैयारी आपको इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार एचसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर मैंने अभी एग्जाम दे दिया तो पता चला कि अगली बार नहीं दे पाऊंगा, या उससे अगली बार नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तैयारी, कितनी बार ही दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे यूपीएससी में, आईएएस में लिमिट होती है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एग्जाम है वो कब होता है और कहाँ होता है, एग्जाम हरियाणा में ही होते हैं इसके सेंटर, तो इसलिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कब होता है, अक्सर क्या है कि ये एग्जाम 1 साल छोड़कर होता है। जैसे कि 2014 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था, 2017 में फॉर्म निकले थे, अब 2020 में इसके निकलने की पूरी संभावना है। यह अलग बात है कि सरकार के प्रयास था, जो एक पीछे कैबिनेट का डिसीजन था कि हर साल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से शायद वो नहीं कर पाए होंगे। दूसरी बात यह भी है कि जो बहुत सारे राज्य सरकारें हैं वो अब हर साल एग्जाम कंडक्ट करती है। यूपीपीएससी उनका कैलेंडर होता है बाकायदा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एचपीएससी का भी कैलेंडर हो, बीपीएससी है, उन सबका हर साल का कैलेंडर है। तो हरियाणा में भी जो एचएसएससी है या एचपीएससी, उनका भी एक कैलेंडर
की उम्मीद की जाती है कि होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी जरूर रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपको कैलेंडर देखकर तैयारी करनी है, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो या एचएस की तैयारी हो, वो एग्जाम की डेट को ध्यान में रखकर नहीं, वो आपकी पूरी ओवरऑल कैरियर की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर की जाती है कि आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि इसमें समय लगता है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, रिवीजन करना होता है, कॉम्पिटिशन टफ होता है। ठीक है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि नवंबर या दिसंबर में आपके फॉर्म जब निकलेंगे, आप बिल्कुल तैयार रहे उसके लिए। एग्जाम स्कीम क्या होगी? प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स है वो स्क्रीनिंग होता है, मतलब कि उसके नंबर काउंट नहीं होते। नंबर किसके काउंट होते हैं? मेंस और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस का कोई मतलब नहीं है। तो 200 नंबर के टेस्ट में से जो 2 पेपर होते हैं, एक 100 नंबर का जीएस का और एक सी सेट का, इस 100 नंबर में आपको एक अच्छा स्कोर करना है। जो बच्चा ज्यादा स्कोर इसमें कर पाएगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, जो मेंस में होता है, जितनी वैकेंसी होती है उसका, मान लो वैकेंसी है 100 का 15 गुना होता है वो मेंस में, तो 1500 कैंडिडेट में आपको आना एक टफ काम होगा। उसके बाद मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो मेरिट पर्पज है, और मेरिट पर्पज के लिए मेंस और इंटरव्यू में दोनों को मिलाकर काउंट किया जाता है। ठीक है, एक मैंने वीडियो भी बनाया, कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो इंटरव्यू में रह गया, इंटरव्यू में नाइंसाफी होती है। मैंने पूरा वीडियो बनाया, जितने भी कैंडिडेट एचएस के अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, सबके नंबर आपके सामने स्क्रीन पे रखे और बताया कि एक रेंज होती है, उसी में ज्यादातर नंबर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फिर मेंस का एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनालिटी की कैसे उस टाइम में आपने अच्छा सामने कैंडिडेट जो बोर्ड है उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया था। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसकी एक जो पहली स्टेज मानते हैं इसको, 2 पेपर होंगे इसके, एक जनरल स्टडी का और एक पेपर सी सेट का होगा। ठीक है, जो जनरल स्टडी का पेपर होता है वो होता है कंपलसरी, मतलब इसी की मेरिट बनेगी। पहले क्या होता है, दोनों पेपर की मेरिट बनती थी, अब सी सेट को क्वालिफाई कर दिया गया। ये हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट का डिसीजन है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, देख सकते हैं आप। ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जो न्यूज है ये। ठीक है, तो इसको, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार बच्चे सोचते हैं इसको तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि इसको गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। अगर ये पास नहीं हो, आपको कितना ही आपने स्कोर कर दिया हो जनरल स्टडी का, आप अगले राउंड में नहीं जाएंगे। तो इसलिए सी सेट का एग्जाम है वो बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर दिमाग में रखना है। अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। डिसीजन मेकिंग आप इसको रीजनिंग में काउंट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, उसमें बताया गया है कि कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस किस टॉपिक पे आमतौर पे आते हैं। तो मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, आप इसको 3 मोटे भाग में बांट सकते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि अगर आपको ठीक ठाक अंग्रेजी आती है, द हिंदू वगैरह आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक काफी एडवांटेज इसमें मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको मैथ आता है तो आपकी फिर बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। थोड़ी मेहनत से कर सकते हैं, प्रैक्टिस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जो बच्चा सीरियसली जनरल स्टडी का कर रहा है वो वही आगे कामयाब होगा, क्योंकि मेंस में तो फिर जनरल स्टडी की चीजें आएंगी ना। ठीक है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटीग्रेशन इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर, हरियाणा जीके, ये सारी चीजें जनरल स्टडी का हिस्सा है। किसी से 10 क्वेश्चन, किसी के 15 क्वेश्चन। मैंने पीछे का एनालिसिस करके आपको बताया है कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आए। जैसे कि हरियाणा जीके से 10 क्वेश्चन के आसपास, एचएसएससी में ज्यादा आते हैं, इसमें एचपीएससी में इतने ज्यादा नहीं आते। मेंस में हरियाणा जीके का कोई ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ट्रेडिशनल है, जैसे कि साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबका बताया मैंने कि कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। जब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है, एक्चुअल में पूरा ओवरऑल एग्जाम है ना इंटरव्यू तक, तभी निकलता है। अब 1-2 सब्जेक्ट आपने बहुत मजबूत कर लिए और आपका उसका प्रीलिम्स निकल भी जाए तो वो मेंस में आप धराशायी हो जाएंगे। फिर आप क्या है, कहीं किसी पे ब्लेम करेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो पर्सनालिटी है आपकी, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी एक ऑफिसर की। ठीक है, तो इस बात को जरूर समझे। ठीक है, ये एग्जाम हिंदी में भी होता है और ये एग्जाम इंग्लिश में, मतलब क्वेश्चन है जो हिंदी में भी आते हैं और क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं।
क्वेश्चन आप जो लिखना होता है मेंस का, आगे बात आएगी, वो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स, नोट स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑन टाइम। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती है, स्टूडेंट को किन बातों से बचना चाहिए जिससे कि उनकी रास्ता है वो आसान हो। तो एक तो देखो, थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो नेगेटिव वालों में तो हमेशा दिक्कत ही रहती है, ठीक है। उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। एक इंटेलिजेंट इंसान भी बहुत नेगेटिव हो सकता है, और एक नॉर्मल इंसान भी अगर पॉजिटिव हो तो आगे बढ़ सकता है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे जो थिंकिंग होती है सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों में भी वो थिंकिंग अप्लाई करता है तो पीछे रह जाता है। तो एक तो क्या है कि आपकी जब आप अप्रोच लेकर चलें तो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, चैलेंज को स्वीकार करें, और जो गलतियां हो रही है उस दौरान में आप उसको ठीक करते जाएं, तो आपकी सफलता की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम देखो, कई पहली गलती ये होती है कि स्टार्टिंग टाइम पे नहीं कर पाते। जब एग्जाम की डेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तब स्टार्ट करते हैं कई बच्चे। फिर क्या है कि वो एडमिट कार्ड का वेट करते हैं, और फिर आखिरी दिन में एग्जाम का वेट करते हैं। तैयारी पे फोकस नहीं है, डेट पे ज़्यादा फोकस है। इस वीडियो के नीचे भी कुछ कमेंट मिल जाएंगे, एग्जाम कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। कई तो पूछते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम निकल गया। यार आपकी तैयारी कैसी है वो आप उसके ऊपर अपने आप को देखो, उसके बाद दूसरी चीजें आ जाती है। क्योंकि ये सिविल सर्विस के एग्जाम है ना, वो आपको एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होती है। 6-7 महीने तो बेसिक तैयारी करने में लग जाते हैं, और आपको स्ट्रेटजी 2-3 साल को लेकर चलनी पड़ेगी। फोकसिंग ओनली एस इजी थिंग्स एंड टू मच फोकस ऑन हरियाणा जी के। कई बार क्या होते हैं, देखो जो यूट्यूब चैनल है बाकी जो हरियाणा जी के व्यूज ज्यादा होते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा आता होगा। ऐसा नहीं है। इजी थिंग्स को करके आप बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि रियल कॉम्पिटिटर कौन है। रियल कॉम्पिटिटर, कई बार बच्चे, एक दो मैंने कमेंट भी देखा कि मैं लूसेंट पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, उसी से आते हैं। अरे को किताबों से थोड़ी कोई चीज होती है। आपकी किताब से आप लक्ष्मीकांत पढ़ ले, लूसेंट की लक्ष्मीकांत पढ़ ले, क्या आपका क्वालिटी के सारे आंसर दे देंगे? तो इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू करते हैं, रिटेंशन आपकी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। मैंने आपको थोड़ा पहले एग्जांपल बताया था कि 10वीं क्लास में सारी किताबें वही पढ़ते हैं, टीचर, पंखे, चेयर, सिलेबस, पूरा 6-7 घंटे या 3-4 घंटे जितने भी है बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो सब के सब एक ही चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन अप्रोच और जो कैप्चरिंग पावर और बाकी जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से क्या होता है, किसी बच्चे के 95%, 92%, किसी के बच्चे के 30-40% फर्क क्यों हुआ, वो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहां पे भी अप्लाई होगा कि आपकी हार्डवर्क और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा मायने रखती है। नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस के लिए आपको राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप राइटिंग नहीं करेंगे, कई बार बच्चे क्या पढ़ते रहते हैं, राइटिंग नहीं करते, एग्जाम में पता ही नहीं चलता है कि पेपर कब खत्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों के सिलेबस को समझना जरूरी है। बहुत सारा इंटीग्रेटेड सिलेबस है, लेकिन अप्रोच चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको कोई अखबार पढ़ा नहीं सकता, आपको खुद अखबार पढ़ना पड़ेगा। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो अखबार भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी आप टाइम्स, मतलब कहने का मतलब है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के अखबार को आप एक बार फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी समझने में, 2-3 महीने दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि आपका लेवल है, उस क्षमता है सोचने की, सुनने की क्षमता, सोचने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता, वो डेवलप होगी। वो जो क्षमता है डेवलप की है, वो आपको प्रीलिम्स और मेंस में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि किस तरह से आपका जो लेवल है ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप करंट अफेयर्स को, अखबार को अपनी हिस्सा बनाएं। ये उम्मीद न करें कि मैं कोई नोट्स पढ़ लूंगा ये करंट अफेयर्स के, या मैं बाद में देख लूंगा। ये जो तरीका है ना, आपकी जो मेंटल क्षमता है सोचने की, उसको बहुत रिड्यूस कर देता है। लगातार आप चीजें पढ़ते रहते हैं ना, एक आपको स्टार्टिंग हो सकता है 3-4 घंटे पढ़ना पड़े वो अखबार समझने में, उसके बाद आपका टाइम धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद में 1 घंटा आ जाएगा। तो आधा घंटा 1 घंटा अखबार पे लगाना, अच्छी क्वालिटी के अखबार पे लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस तरह से बोलेंगे, हम हिंदी मीडियम गया, हमारे लिए कौन सा अखबार हो सकता है। देखो, आपका मुकाबला इंग्लिश मीडियम के अच्छी क्वालिटी स्टूडेंट के साथ में, लेकिन फिर भी कोई बच्चा चाहता है कि मैं हिंदी में रखना चाहता हूं अखबार को, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं पूरे 1 हफ्ते के टॉपिक
कि एक इंग्लिश मीडियम का जो अखबार होता है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, सभी वही पढ़ते हैं। और दूसरा क्या है कि मैं 2-3 अखबार लूंगा हिंदी मीडियम, दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में कितना फर्क है। और अगर मान लो आप हिंदी वाला भी अखबार पढ़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जिसकी वजह से आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वाले बच्चों के साथ में सीधा compete कर पाए। कौन से क्या साइंस वाले टॉपिक, इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक उस रूप में आते हैं क्या, तो मैं उसका एक एनालिसिस करूंगा। जब आपके सामने फैक्ट होगी, इंफॉर्मेशन होगी, आप डिसीजन ले सकते हैं या उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं या दोनों को मिला सकते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, रीडिंग वाली। तो रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है, जब इंटरव्यू में देने जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा रीडिंग करने वाला है या इसको नॉलेज है, तथ्य है इसके सामने, हवा में तीर नहीं चला रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें। फिर है नोट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सीसेट। गेम चेंजर क्यों है या गेम चेंजर क्यों नहीं है, आप चाहें तो इस वर्ड को काट सकते हैं कि ये गेम चेंजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी ये अभी भी है कि आपको ये क्वालिफाइंग तो करना है। तो जो बच्चे सी सेट से डर रहे थे वो अभी भी मार खाएंगे इसमें। जो सी सेट को चेंज करने की सोच रहे थे कि ये क्वालिफाइंग होना चाहिए, उनके प्रॉब्लम अभी भी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम वहां उनकी बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फिर इस पे बिल्कुल लाइट फोकस करेंगे। उनका कमजोर था, उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वरना तो उसमें भी फेल हो जाएंगे। जो बच्चे सी सेट जिनकी स्ट्रेंथ थी, अगर वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करे तो भी ये इसको निकाल देगा। वो पूरा का पूरा जीएस पे फोकस कर सकता है। समझ में आई बात? कि जो बच्चा सी सेट में बहुत अच्छा था वो अब जीएस पे बहुत ज्यादा जोर लगा देगा। तो इसका मतलब जीएस के लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ में कहीं ऐसा नहीं है कि जिसका कमजोर था वो अब सी सेट पे ध्यान न दे और जीएस में भी उस बच्चे से कंपीट नहीं कर पाए जिसका सी सेट बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने अब पूरा जोर उस पर लगा दिया और पता चला उसका सी सेट भी उसका तो निकल गया, लेकिन जो बच्चा डर रहा था उसका सी सेट भी नहीं निकला और वहां पे भी वो कंपीट नहीं कर पाया। ऐसा होगा जैसे यूपीएससी में हो रहा है। ठीक है, तो नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली शेड्यूल बने। जैसे मैंने अखबार का बता दिया, अब आपका 3-4 घंटे का शेड्यूल है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपका ये सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वगैरह जो बेसिक है, वो आपको डेली शेड्यूल बना लेना चाहिए। अगर आपका शेड्यूल 1-2 दिन मान लो बीच में मिस हो गया, मिस न होने दे, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपका मिस होना स्टार्ट हो गया आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। फिर आप ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे, घर वालों को ब्लेम करेंगे, पढ़ाई का माहौल नहीं है, इस तरह की चीजें होती है ना, पढ़ाई का माहौल नहीं है, लाइब्रेरी खुली नहीं है, आवाज बहुत आ रही है, कीर्तन चल रहा है बगल वाले घर में, दुनिया भर के एक्सक्यूज होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोर्ट केसेस, इनसे थोड़ा राम राम करो, एक बार थोड़ा मतलब दूर रहो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके फालतू के जो पंगे हैं ना, एक बार थोड़ा उनको हटा दो। फालतू के दोस्तों को एक बार थोड़ा राम राम रखो, राम राम करो का मतलब थोड़ा दूर रखो। ये आपके बहुत ज्यादा काम नहीं करने वाले, आपसे वो डिमोटिवेट ही करेंगे। बनेगा एचसीएस ऑफिसर, बनेगा एसडीएम, बनेगा डीएसपी, इस तरह की बातें आपके लिए कई बार नेगेटिव भी हो जाती है, कुछ चैलेंजिंग भी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप राइट इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ बनाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई बनाकर नहीं देगा, आपकी जिम्मेदारी है ये। सफलता का अल्टीमेटली श्रेय आपको जाना है और आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। असफल और सफलता के बीच में आप ही हैं। टू मच फोकस ऑन हिंदी मीडियम एंड नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एक तो इंग्लिश का वैसे भी 100 नंबर का पेपर होना है और वो मेरिट में काउंट होगा, तो ऑब्वियसली कि आपको इंग्लिश तो अच्छी आनी चाहिए, वरना तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन इतना भी फोकस न करें कि सारी चीजें हिंदी में पढ़ रही है, इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए जो मेंस में आएगा, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो अच्छी ठीक ठाक आपकी एलिमेंट्री इंग्लिश है वो होनी चाहिए, जो ऑफिसर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि सारी चीजें आगे रिपोर्टिंग वगैरह तो इंग्लिश में होगी। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए अगर आपकी नहीं है, 2-3 महीने आप पूरा इंग्लिश को इंप्रूव करने में लगा दें, जिससे कि कम से कम जो बेसिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है इंग्लिश का वो इंप्रूव हो जाए। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 2-3 महीने में बहुत लोगों ने बहुत अच्छी इंग्लिश कर ली है या कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर है, वोकैब बेसिक है, वो आपको आनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर। मैंने आपको बताया जनरल स्टडी और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होनी है। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है सुबह शाम।
एक ही दिन में 4 घंटे आपको पेपर पे बैठना है, एग्जाम देते टाइम में पेपर देना है आपको, ये देना, और ये पेन पेपर मोड पे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा मेंस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया 2 बातें इस अभी तक मैं मेन से रिलेटेड आपको मुख्य तौर पे बता चुका हूं। एक कि आपकी हैबिट अखबार पढ़ने की बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, और ये हैबिट आपको ही बनानी है, अच्छी चीजों को पढ़ने की जरूरत है, अच्छे अखबार को पढ़ने की जरूरत है, एडिटोरियल को पढ़ने की जरूरत है, क्षमता डेवलप करने की जरूरत है, कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है। जब आपका नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा, राइटिंग स्किल्स भी उसके अनुसार अपने आप की डेवलप होगी, वरना आखिरी में पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और आमतौर पर क्या है, ऐसे बच्चे फिर क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर का ठीक नहीं था, ब्लेम करने से आपको नुकसान है, किसी को नहीं होने वाला, किसी कोचिंग सेंटर का कुछ नहीं बिगड़ना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, जो सिलेबस है या जो पेपर होंगे, 4 पेपर आपको देने हैं। हिंदी का पेपर 100 नंबर का, और ये काउंट होता है 100 में से 70, 80, 90 नंबर उस दिशा में आपको सोचना, न कि आपको 35 या जो होता है ना, यूपीएससी में क्वालिफाइंग होता है और यहाँ पे के एचएस में ये नंबर काउंट होते हैं। तो ये 2 मेजर फर्क है। यूपीएससी में ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है, आईएएस में आप क्या करेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, यहां पे भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। वहां पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, आईएएस में 2 पेपर होते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट के। जैसे अगर किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 और पेपर 2, एक में थ्योरी और एक में बाकी चीजें एप्लीकेशन पार्ट होता है। यहां पे दोनों के सिलेबस को मर्ज कर दिया गया। सर सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें पेपर में एक कर दिया गया है। मैंने पूरा बनाया भी है वीडियो, आप उस पर देखिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या 2, 4, 5 मैंने ऑप्शनल पेपर को लेते हुए दिमाग में वो वीडियो बनाया है। अलग अलग हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सिलेबस के बारे में बताया है, पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई। वो वीडियो जरूर देख लें, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे वीडियो आपको देखने, 10-12 वीडियो थे, उसमें वो है। ठीक है, जनरल स्टडी है, पहले 100 नंबर का होता था, 100 नंबर का, और 2 ऑप्शनल होते थे। आज के टाइम में एक ऑप्शनल और जनरल स्टडी है वो 200 का। ये आपका ऑफिशियल है सिलेबस, कहीं ये मत सोचना ये ऑफिशियल सिलेबस है, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले 100 अगर आता था और ज्यादातर 70-80% करंट अफेयर से रिलेटेड होता था, तो जो बच्चा, फिर वही बात आ जाती है कि अखबार नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। वो अपना दोस्त किसको देगा, कभी ऑप्शनल को देगा, कभी इंग्लिश को देगा, ऐसे घूमेगा, अपनी गलतियां नहीं मानेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि स्टूडेंट कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जनरल स्टडी 200 मार्क्स है, इसमें बहुत ज्यादा रोल आ जाता है, फिर करंट अफेयर्स का आ जाता है, आपके अखबार का आ जाता है, जो पॉलिटी, हिस्ट्री और बाकी चीजें आपने पढ़ी है उनको कैसे इंटीग्रेट करना है उनकी चीजों को आ जाता है, राइटिंग स्किल्स का आ जाता है। अब मुद्दा आता है कि जो यूपीएससी में है थोड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन एचएस में बड़े आते हैं, एचएस में छोटे भी आते हैं। तो हो सकता है कि बड़े थोड़े ज्यादा आए, क्योंकि 100 से 200 नंबर कर गए, टाइम उतना ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से जो टोटल 600 नंबर बन जाते हैं ना, 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर इंग्लिश, 200 जीएस और 200 ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें से आपको लेना है। भले ही मान लो आपने साइंस ली है, मेडिकल आपका है, बीएससी की है मेडिकल से, और आप चाहते हैं हिस्ट्री लेना, आप ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन जो आपने की है वही सब्जेक्ट लेने हैं। ज्यादातर बच्चे हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरह के सब्जेक्ट ले लेते हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है किस तरह के सब्जेक्ट लेना है। आमतौर पे जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जब आप जीएस कर रहे हैं उस टाइम में पता चल जाता है आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो रही है, हिस्ट्री हो रही है, पॉलिटी हो रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है अच्छा, तो वो ले सकते हैं, या आप अपना जो भी सब्जेक्ट लिया है वो देख सकते हैं। ठीक है, बुक्स है वो क्या पढ़नी चाहिए, तो इससे थोड़ा एक आइडिया तो अभी तक हो ही चला ही होगा आपको कि आमतौर पे आपको चौथी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास की, चौथी, 5वीं, 6वीं में भी काफी बहुत ही रोचक चीजें होती है। जिस बच्चे का बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। आजकल अच्छा लेवल आता है उनका, नहीं तो कम से कम 6ठी से आप स्टार्ट कर दें, 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक। स्पेशली ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड जो किताबें होती हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, कोई भी, इसके अलावा भी अगर चाहें तो कोई एटलस आप कर सकते हैं। मोटे तौर पे क्या है कि आपको जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए।
इधर उधर की बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करने के बजाय जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया आपको ज्योग्राफी का, अब बताता हूँ आपको हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी आप चाहें तो एनसीईआरटी कर सकते हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है इसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो फैक्ट वाली चीजें कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं जो एनसीईआरटी है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े डायग्राम वगैरह ज्यादा होते हैं, पिक्चर ज्यादा होते हैं बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन आपका काम यहाँ इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, आपका काम है फैक्ट को याद रखना। ठीक है, तो इसके अलावा अगर एंशिएंट इंडिया है, आर.एस. शर्मा, मिडिवल इंडिया सतीश शर्मा, सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये किताब होती है, छोटी सी किताब होती है, फैक्ट बेस्ड होती है वो। आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया ने लिखी है किताब, एनआईयू उसके नोट्स पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड चीजें जो कि सारे लोग ये पढ़ेंगे, ये भी सारे लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारे। अब डिपेंड तो ये करते हैं ना, सारी किताबें वही पढ़ रहे हैं, फर्क क्या है? आपकी शेड्यूल में फर्क है, आपकी हैबिट्स में फर्क है, आपकी कैचिंग पावर में फर्क है, आपकी रिवीजन में फर्क है। आप शेड्यूल कितना अच्छा ढंग से बना पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं, आप टेस्ट कितने देते हैं, आप एमसीक्यू कितने करते हैं, इन चीज़ों पे फर्क पड़ता है। सिर्फ किताबें इकट्ठा करने से नहीं होता। कई बच्चे क्या होते हैं, दुनिया भर की किताबें खरीद लेते हैं, 50-60 किताबें होती हैं उनके पास में, लेकिन वो किताबें सारे दिन ढूंढते रहते हैं, कौन सी आज पढ़ूँ, कौन सी पढ़ूँ, और एक्चुअल में ज़्यादातर तो पढ़ते नहीं है, किताबें इकट्ठा करने का शौक होता है उनको। इकोनॉमिक्स है, आमतौर पे 9वीं 10वीं में ज़्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है, इनफैक्ट नए के बराबर होती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हो सकती है, तो वो आप 9वीं 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 11वीं 12वीं में मेन होती है, और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या है कि माइक्रो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन मान लो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैक्रो को अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो का अगर आपको नॉलेज है, तो जैसे कि पोस्ट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर कितने टाइप की मार्केट होती है, प्राइसिंग क्या होती है, इससे ओवरऑल आपको अखबार पढ़ने में और इकोनॉमिक्स को समझने में मदद मिलती है। भले ही उससे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपके क्षमता डेवलप करता है। इसलिए आपको 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। या 11th की जो डेवलपमेंट वाली होती है, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वाली, वो किताब तो आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं पढ़ना चाहें, रमेश सिंह या संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक आपको जरूर आइडिया होना चाहिए, बजट का भी आपको आइडिया होना चाहिए। जब बजट पेश हो, कुछ एक चीज़ें उसमें बताई जाती है, हालांकि वो बार बार पूरे साल में रिपीट भी होती है। तो अगर आप अखबार को सीरियसली पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें कवर भी हो जाती है, बार बार चीज़ें आती है वो कवर। एक बार जब आप अखबार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूज़पेपर आपने 3-4 महीने पढ़ा, तो आपको लगेगा कि वही चीज़ें रिपीट हो रही है। इससे आपकी जो क्षमता और मजबूती है वो डेवलप हो जाती है। अब आ जाता है साइंस से रिलेटेड। अब कुछ बच्चों का बैकग्राउंड साइंस नहीं होता, जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि +1 2 में साइंस का लेवल बहुत अच्छा खासा लेवल होता है, हाई लेवल होता है साइंस का। 10वीं तक साइंस है वो सभी को आनी चाहिए, और 10वीं तक भी अच्छी खासी साइंस आई जाती है आमतौर पे। ठीक है, इसके अलावा चाहे तो सिलेक्टिव टॉपिक +1 2 के किए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि इंथाल्पी, एंट्रोपी, इस तरह से 2011 में अच्छे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंथाल्पी, एंट्रोपी, इस तरह की चीज़ों का +1 में ये 9वीं 10वीं में इतना कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो मान लो 100 क्वेश्चन में 2-4 अगर आ ही जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, जो कि थोड़े से और ज़्यादा हाई लेवल के, तो आपको इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आसान है 10वीं तक भी चीज़ें, अगर आप वो कर लेते हैं, उस पर कमांड होती है, तो आपका अच्छा लेवल भी डेवलप हो जाता है। ये नहीं है कि 100 की 100 क्वेश्चन ही आपको आने चाहिए, 100 ही करने हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा, अगर किसी बच्चे का साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी को हो सकता है हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूरी है। उतना करेंगे काफ़ी ज़्यादा है। एमसीक्यू ऑफ अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, रेलवे में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं अच्छे, इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे आरएस में आ जाते हैं कई बार न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिक एस्पेक्ट भी कई बार आ जाता है इसमें, तो वो भी थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। वर्क इन टाइम से रिलेटेड, जैसे वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया, या मैं इंथाल्पी एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जो रिएक्शन बेस होते हैं, तो उसका जरूर थोड़ा बेसिक आइडिया जरूर हो। सीसेट का एग्जाम है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं आगे बताऊंगा कि हमने भी एक बहुत बड़ी सीरीज 20,000 क्वेश्चन जनरल स्टडी की एक लॉन्च की हुई है। आप कुछ वीडियो देख भी रहे होंगे, उसके वीडियो पीडीएफ उसका रिवीजन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सीसेट के बारे में चलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक आपको आना चाहिए, कोई भी किताब ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जो बैंकिंग में ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप होते हैं,
स्पीड वाले होते हैं ज़्यादा, इस तरह के कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आते, लेकिन जो एसएससी टाइप की अर्थमेटिक है वो आपको आनी चाहिए, और जो रेलवे में अर्थमेटिक है वो उस तरह की आनी चाहिए। एडवांस मैथ्स एनी बुक, मेंसुरेशन ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह के पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसके आधार पे आप स्ट्रेटजी बनाने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स उसमें आता है, एडवांस का मतलब यहाँ पे ये है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से रिलेटेड ज़्यादा है, अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव एनी बुक, कॉम्प्रिहेंशन एनी बुक, आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन ले सकते हैं, या बेस्ट तरीका है जैसे हमने आपको इंडिया राइस में क्या करते हैं, हम जितने भी यूपीएससी में आज तक आए बहुत है, मोर देन एनफ है, वो सारे आप कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सी सेट यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको देखने के लिए कहाँ पे आप मार खा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी एक्शन ले सकें। एक तो ये तरीका है कि आप सारी किताबें, जो सारी चीज़ें मैंने बताई है वो पढ़ें। दूसरा ये तरीका है कि आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्रंटियर राइस पे जितनी आपको किताबें बताई हैं उन सबको निचोड़, जो मेन चीज़ हमने सारी चीज़ें ले ली और उसके अनुसार हमने कोर्स डिजाइन कर दिया। हर टॉपिक का वीडियो और हर टॉपिक का पीडीएफ और उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यू, और उसको फिर क्या है कि डे वाइज शेड्यूल में आपके सामने रख दिया, जिससे आपका शेड्यूल बने, सारा कंटेंट एक ही जगह पे आपको मिले, दुनिया भर की किताबें इकट्ठी करने की जरूरत न पड़े, आपको उसका वीडियो मतलब क्लास उसकी मिले और उसका टेस्ट हो जाए फिर कि आपको कितना आता है। तो वो सारी चीज़ें चैप्टर वाइज, वो सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो मतलब कि जो पैसे वहां पे आप बहुत ज्यादा लगा सकते थे, उसके बहुत कम पैसे में, जो वहां पे आपके हजारों रुपए लग जाते, इतने पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ पे कम पैसे में आपकी क्लास भी हो रही है, पीडीएफ भी हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी हो रही है, मेंस का भी हो रहा है, इंटरव्यू का भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सिर्फ 12,500 रुपए में। तो बहुत ही रीजनेबल फीस, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे, शेड्यूल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, मेन चीज तो वही है ना, मेहनत आपको करनी है। तो आप ये कोर्स 25,000 के 12.5 में आप खरीद सकते हैं उसको 2 सितंबर तक 50% डिस्काउंट के साथ में। दो तरीके, एक आप खुद की तैयारी खुद कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के माध्यम से, बहुत सारी किताबें खरीद कर, जैसे मैंने बताया, शेड्यूल खुद का बना सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप हमारे को प्रोफेशनल को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उसकी मदद से आप आगे बढ़िए, लेकिन तैयारी जरूर कर लीजिए अगर आपको एचएस बनना है तो, ठीक है। इस तरह से आपको शेड्यूल बनता है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, जैसे कि पहले दिन आपको इस तरह से पढ़ना है, दूसरे दिन आपको ये होगा, ऐसे करके आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा और उस डैशबोर्ड में हर रोज आपके सामने रख दिया जाएगा कि ये आपका शेड्यूल है, आपको इसको कीजिए। तो ये काफी है, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, जैसे पहले क्या है कि आपको पीडीएफ होगा, पीडीएफ चाहे पीडीएफ देख सकते हैं, वरना सीधा वीडियो पे आइए, वीडियो देखिए, उसके बाद उसी वीडियो का पीडीएफ है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इसका टेस्ट हो जाएगा, इसका टेस्ट का सॉल्यूशन है, वीडियो भी है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अगर आप पीडीएफ सॉल्यूशन है तो वो भी अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया है तो मुझे लगता है वो काफी है, वरना वीडियो देखिए फिर आप। ऐसे ये पॉलिटी का हुआ, फिर ऐसे क्या है ज्योग्राफी का हुआ। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे 3 सब्जेक्ट एक साथ में लेकर चलते हैं, तो 3-3 करते हुए आपको पूरा करवा दिया जाएगा, फिर मेंस का, फिर आपकी टेस्ट। इसके अलावा इसी में इंक्लूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, जैसे मैंने एमसीक्यू की बात की थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको टेस्ट करता है कि आपको कितना नॉलेज है, और आमतौर पर फिर आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, वो जो आपने पढ़ी थी वो काफी नहीं थी, एनसीईआरटी काफी नहीं है, वो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी वो काफी नहीं है। कब है काफी, जब आप क्वेश्चन करते हैं, आपको अलग अलग रूप में टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तब आप ट्रेंड होते हैं। 20,000 एमसीक्यू है, हिस्ट्री ज्योग्राफी देखो 3,000 इंडियन पॉलिटी पे, 3,000 हिस्ट्री पे, 3,000 ज्योग्राफी पे, फिर 2,000 साइंस ये बायोलॉजी पे, 2,000 केमिस्ट्री पे, 2,000 फिजिक्स पे, इस तरह से करके पूरा 20,000 क्वेश्चन किए गए अलग अलग सब्जेक्ट को मिलाकर। स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स तो क्या है कि लगातार और फिर आखिर में हम करवाएंगे, ठीक है ना, लगातार आपको अखबार पढ़ते रहना है। ये 20,000 क्वेश्चन के वीडियो, पीडीएफ और पीडीएफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है कि एक बार वीडियो देखने के बाद में आपको पीडीएफ को रिवाइज करते रहने बार बार, और उसमें चीजें ऐड होती जाती है। जब आपकी कोई ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है, फिर आप एमसीक्यू भी देखते हैं, ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, तो मुझे लगता है कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है फिर, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कहाँ करना है ये कोर्स, हमारी वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको ज्वाइन करना है। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, baljeetdhaka.com ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ये
काट कर और 12,500 रुपये फीस मिलेगी। जब इस पे जाएंगे ऐड कार्ड पे कीजिए, जब ऐड कार्ड पे करेंगे आपको तो ऊपर दिखाएगा व्यू कार्ड में जाकर आपको फिर चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे जाएंगे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे, जिस अमेजन में जो ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद जैसे आपने कोर्स खरीद लिया, हम आपको ईमेल में डैशबोर्ड का लिंक देंगे, आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख उसमें आपको इस तरह से हर रोज उसमें ऐड कर दिए जाएंगे सिलेबस, ठीक है, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा 7-8 महीने में सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से आपको नजर आएगा ऐड टू कार्ड, और फिर आपको आगे प्रोसेस करना है पेमेंट के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ये आपके किसी भी तरह की हेल्प के लिए नंबर है, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, बहुत सीरियस होकर तैयारी स्टार्ट करें। एग्जाम क्वालिफाई करना है, पूरा विनिंग एटीट्यूड पहले चाहिए, नेगेटिव थोड़ा सा दिमाग से निकालिए, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।